दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो आपकी जीव विज्ञान यानी जो क्लास 10 विज्ञान की जीव विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो भी हर एक प्रश्न कितने अंक का होने वाला है, 2 अंक का होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। तो बात की जाए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है और यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। किसका कार्य करता है, स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, अधोहनु और अधोजिह्वा। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देते हैं। मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति से, टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति से मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पित्तरस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्रित होता है। तो पित्तरस की बात की जाए तो पित्तरस यकृत की कोशिका में बना होता है। कहाँ पर, यकृत की कोशिका में बना होता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित होता है। कहाँ पर, पित्ताशय, यकृत की पित्ताशय नामक संरचना में एकत्रित होता है। ठीक है। और बात की जाए कि जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है और पित्तरस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। आप जानते हो कि अगर आपने पढ़ा देखा होगा, पाचन तंत्र का चित्र देखा होगा कि उसके ऊपर होता है एक डायाफ्राम। क्या होता है, एक डायाफ्राम। उसके ऊपर वाले यहाँ पे देखिए श्वास नली या ग्रास नली आती है, इसके ऊपर श्वास नली फेफड़े होते हैं। तो इसके नीचे क्या होता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे यहाँ पर देखिए डायाफ्राम को भेद कर जो श्वास नली कैसे जाती है, आमाशय में चली जाती है। यहाँ आमाशय होता है। यकृत कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर एक यकृत होता है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसी के अंदर क्या होता है, एक थैली सी संरचना होती है जो आमाशय से जुड़ी होती है। इसी को कहते हैं पित्ताशय कहते हैं। क्या होते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और इसी में क्या होता है, जो पित्तरस एकत्रित होता है, यानी पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, पित्तरस में। या शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की बात की जाए तो आपकी पाचक ग्रंथि क्या है, यकृत। पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, तो शरीर पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्ताशय में एकत्रित होता है। और यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पित्तरस नामक संरचना पाया जाता है और संचित जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है। कहाँ पर, यकृत के नीचे स्थित होती है। और पित्तरस से पाचक एंजाइम उपस्थित, पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता, फिर भी क्या करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एक श्वसन और एक प्रकाश संश्लेषण वाला। तो अब देखिए कि श्वसन क्या होता है, कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ में इस ऊर्जा को विशेष रूप से ATP अणुओं में विभवी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। यानी जो श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है या प्रयुक्त होती है तो उसे ATP के रूप में संचित किया जाता है। और इसे ऊर्जा गृह, आप जानते हो कि ऊर्जा गृह, यानी ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो देखिए श्वसन क्रिया में किसका, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम ATP के रूप में संचित करते हैं। तो क्या होगा, C6H12O6 इसका सूत्र होगा ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण, साथ में क्या होता है, क्या बनता है ऑक्सीकरण के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण, कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, तो आपका ग्लूकोज क्या हो जाएगा, आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है। इस ऊर्जा को किसके रूप में, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ATP के रूप में संचित किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन क्या है और इसका कार्य क्या होता है, वो कहाँ स्थित होता है। तो देखिए कि रुधिर का रंग लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाल किसके कारण होता है, तो रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक लोहयुक्त प्रोटीन है। क्या है, एक लोहयुक्त प्रोटीन है जिसमें O2 तथा CO2 के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। क्या होती है, O2 यानी कार्बन ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन O2 कणों को वायु कोशों में प्राप्त कर
क्या करता है, हीमोग्लोबिन O2 कणों को वायु कोशों से प्राप्त कर, यानी जो फेफड़ों से प्राप्त कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है। किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है। किसका, ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगला प्रश्न होगा कि पुनरुद्ध भवन को उदाहरण देकर समझाइए। क्या है, पुनरुद्ध भवन को उदाहरण देकर समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा, किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अगर किसी पादप के किसी भी भाग से कोई नया पादप उत्पन्न कर लिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में और प्लेनेरिया में यह क्रिया हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानव में वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। वृषण का क्या कार्य है, तो मानव में वृषण एक नर जननांग है। ये उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। क्या होता है, नर जननांग भाग होता है और यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषण कोश में स्थित होता है जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन करना होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से कितने 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिससे कि शुक्राणु आराम से, जिसमें जो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। तो क्या होगा कि जो मानव वृषण क्या होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित, यानी क्या होती है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो शुक्राणुओं को निर्माण करना, और इसके शरीर के तापमान से कितने तापमान कम रहता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका कम रहता है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि अब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो मेंडल के प्रभावी अप्रभावी, तो क्या होगा, प्रभावी एवं अप्रभावी क्या होते हैं कि अगर युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई क्रॉस, मेंडल क्या करे, क्रॉस कराए थे। अगर हमने मान लीजिए 2 लक्षण लिए, ये 2 कैपिटल क्या है, प्रभाव, कैपिटल टी यानी जो बड़े लक्षण और स्मॉल टी है छोटे लक्षण। अगर हमने इनके बीच क्रॉस करा दिया तो एक कैपिटल टी एक छोटा लक्षण, एक बड़ा और एक छोटा लक्षण रहा। जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी बड़ा लक्षण क्या होता है, दिखाई देता है, छोटा लक्षण नहीं दिखाई देता है। तो जो दिखाई दे रहा है वह प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई दे रहा है वह अप्रभावी लक्षण। तो वही इसमें बताया गया है कि देखिए कि जो युग्म विकल्पी, कोई भी किसी युग्म विकल्पी कारकों का वह लक्षण जो समयुग्मी यानी समान होता है और विषमयुग्मी दोनों अवस्था में प्रदर्शित हो सकता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे पुष्प का लंबापन, तो भाई कैपिटल टी क्या होता है, लंबापन। पुष्प का लाल रंग आदि क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। अगर बात की जाए अप्रभावी लक्षण की, तो वह लक्षण जो केवल समयुग्मजीय स्थिति में प्रदर्शित होता है तथा विषमयुग्मजीय अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता। केवल किसमें, समयुग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित होता है, लेकिन विषमयुग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता। कौन सा लक्षण कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बात की जैसे बौनापन, छोटा वाला लक्षण है। जैसे देखिए अगर समान होंगे, देखिए ये क्या है, समयुग्मजीय है, दोनों एलील कैसे समान है, तो इसमें जो प्रदर्शित होगा। और अगर इसके साथ आ गया तो ये प्रदर्शित नहीं हुआ, यानी ये दिखाई नहीं देगा। और कौन सा लक्षण दिखाई देगा, ये प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। यानी अगर दोनों समान है तो ये दिखाएंगे कि बौने हैं, लेकिन अगर इसके साथ एक बड़ा और एक छोटा लक्षण आ जाएगा तो ये छोटा वाला लक्षण दिख जाएगा। यानी विषमयुग्मजीय अवस्था में ये नहीं दिखाई देते, समयुग्मजीय ये दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं। तो संकरण, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के बंध निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। हाल बताइए कि अगर हम किसी नर या मादा के बीच संकरण क्या है, क्रॉस कराते हैं, तो इनके बीच क्रॉस कराने की क्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। नर और मादा के बीच निषेचन की क्रिया कराने पर जो क्या बनता है, एक युग्मनज बनता है। तो इसकी क्रिया जो क्या कहलाती है, पूरी क्रिया कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो क्या होगा कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बंध निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और इससे उत्पन्न होने वाली संतानों को संकर कहते हैं। यानी ऐसी बात है, शुद्ध लंबे, हमें ठीक है, हम क्रॉस करा चुके हैं कि अगर बात की जाए कि शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने टी स्मॉल टी पादपों में क्रॉस कराने पर संकर लंबे यानी कैपिटल टी पादप, यानी बात की जाए कैसे कि अगर शुद्ध लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी पादपों के बीच अगर हम संकरण करा दें, तो आप खुद जानते हो कि संकरण करा दें तो क्या हमें प्राप्त होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक छोटा लक्षण और एक बड़ा लक्षण। तो ये कौन से लक्षण कहलाएंगे, संकर लक्षण कहलाते हैं। यानी संकर लंबे कैसे पादप होंगे, संकर लंबे, यानी जिसमें एक बड़ा लक्षण और एक छोटा लक्षण। जो बड़ा लक्षण दिखाई देता है और छोटा लक्षण नहीं दिखाई, जो दिखाई देता है प्रभावी, जो नहीं दिखाई देता है वह अप्रभावी होता है। ठीक है,
तो ये क्या कहलाती है, संकर है। संकर क्या होगी, जब तो दो तुलनात्मक लक्षण वाले नर व मादा के बीच क्रॉस कराया जाए तो वे क्या कहलाएगा, निश्चय कराया जाए तो वे क्या कहलाएगा, संकर कहलाएगा। इससे उत्पन्न होने वाली संतानें क्या कहलाती है, संकर संतानें से दिखती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण द्वारा इसके अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए कि जीवाश्म क्या होते हैं, पत्थरों, क्या होते हैं, पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल से यानी बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु या उनके अवशेष जमीन के अंदर दब गए थे, वे अब किसके रूप में मिलते हैं हमें, खनिज के रूप में। जैसे मिलते पेट्रोल डीजल जो निकल रहे हैं सब क्या कहलाते हैं, जीवाश्म होते हैं। देखिए कि पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को क्या बोला जाता है, जीवाश्म बोला जाता है, जो हमें किसके रूप में मिलते हैं, खनिज वनिज के रूप में, कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ में सुरक्षित जीवों को मोथ या गेड़ा, मोलस्क, जीवों के कवच आदि सब क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों से हुई घटनाओं का पता चलता है तथा पौधों व जंतुओं के विकास के क्रम का भी पता चलता है। पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु का ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। फिर होता है कि प्रश्न नंबर 9 है आपका, 9 है एलील या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। एलील क्या होते हैं कि अगर हम जीवों में गुणसूत्रों के जोड़े, देखिए जीवों में गुणसूत्रों के जोड़े पर स्थिर विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। जीवों में गुणसूत्रों के जोड़े पर स्थित विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े को एलील कहा जाता है। एक गुणसूत्र एक ही स्थल पर स्थित होते हैं, जैसे पुष्प के रंग के लिए बैंगनी व सफ़ेद व बीज के आकार के लिए गोल एवं झुर्रीदार, पादप की लंबाई के लिए बैंगनी और एवं लंबा व लक्षण आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। अगला देखिए रंध्र। रंध्र क्या होते हैं कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवी भागों में बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। जो पादपों में छोटे छोटे से छिद्र पाए, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, रंध्र कहा जाता है। पादपों में इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये आपके ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।